हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह विषय सूची है बिहार स्पेशल की, जो हम आप लोगों को कवर करवा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सूची रहेगी, जो भी लोग बिहार से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिहार का सामान्य परिचय पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। प्राचीन बिहार में हम लोग चल रहे हैं, इसी क्रम में हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था एवं बिहार में पर्यटन, बिहार की जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था, कला एवं संस्कृति, ये सारा कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखा करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं आप लोग, यह बिहार का इतिहास है, यही टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देखें। ठीक है, क्लास में हमने कुमारगुप्त प्रथम तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे स्कंदगुप्त। देखेंगे स्कंदगुप्त जो था 455 ईसा पूर्व से लेके 467 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। तो जानेंगे हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका निर्माण जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पॉइंट। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी, उसका इसने पुनरुद्धार करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने विक्रमा शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। ठीक है, मगध वंश का जो गुप्त वंश के साथ ही मगध वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियां इस युग में सबसे ज़्यादा हुई थी, इस काल में। ठीक है, गुप्त काल में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, 24 पेज ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। बिहार ये स्पेशल है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी बिहार के एग्ज़ाम के लिए। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए विशेषकर ये रामबाण साबित होगी। हर एग्ज़ाम में ये आपके बिहार स्पेशल पूछी जाती है। ठीक है, जो लोग इससे जुड़े रहेंगे निश्चित ही उनको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑलरेडी कराया जा चुका है GS GK का। तो अगर आप लोगों ने वो कंटेंट नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके 1 मिनट का समय देके ज़रूर देखें। तो प्ले लिस्ट में बहुत अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो चैनल पे जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि नया वीडियो आपको डेली सुबह मिलता रहे। डेली ही यह 9 बजे अपलोड किया जाता है वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पाल वंश। पाल वंश जो है, इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहाँ पे है आपका, भागलपुर, की स्थापना की थी। देख सकते हैं, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सोमपुर महाविहार, वर्तमान में बांग्लादेश में है, का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। किसका, सोमपुर महाविहार का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूट से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट हो जाएगा, देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल जो था उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देवपाल ने जावा, जो कि इंडोनेशिया में है, के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, देवपाल के बाद
विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। ठीक है, देवपाल के बाद किसने का शासन किया? विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल, ठीक है, आदि ने शासन किया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थीं। धीमन एवं बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक एवं उनकी राजधानियां हम लोग देखेंगे। ठीक है, वंश या शासक देखेंगे और उन्होंने कौन सी राजधानी स्थापित की थी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ज़्यादातर जो जानकारी दी गई है जो बिहार से टच में है जानकारी, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। देखिए बहुत से लोग हैं देखते हैं वीडियो, लेकिन वो लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें इनको। ठीक है, चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे अपनी क्लास जारी रखेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में आपके वंश या शासक दिए हैं, उनकी राजधानी भी दी गई है। देखिए जो बृहदत्त था, बृहदत्त राजा था, तो उसने अपनी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह बनाई थी, जो कि मगध की प्रथम राजधानी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिंबिसार, बिंबिसार जो था इसने भी गिरिव्रज या राजगृह राजधानी बसाई। उदयन जो था, उदयन इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बसाई। शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। नंदवंश की राजधानी जो थी, नंदवंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे देखेंगे कुषाण, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर एवं मथुरा थी। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र यानी पटना का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। ज़्यादातर राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया गया है, इसी वजह से देख सकते हैं अभी भी पटना ही राजधानी है बिहार की। आगे देखेंगे हम लोग प्राचीन बिहार के प्रमुख इतिहास के प्रमुख साहित्य देखेंगे। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो प्रमुख साहित्य हैं वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए साहित्य दिया है, उसके लेखक दिया है और उस साहित्य की विशेषता भी दी गई है। तो जानिए, पहला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, इसमें राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म का महाकाव्य है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता के लेखक नागार्जुन हैं। इसकी विशेषता है शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता क्या है, शून्यवाद का सिद्धांत के बारे में इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट है सी यू की के लेखक हैं वेन सांग। भारत यात्रा का वर्णन मिलता है सी में। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है इंडिका में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन थे। तो इसमें देखिए बैट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण मिलता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में क्या बताया गया है, देखिए इसमें लेखक इसमें नहीं दिया गया है, कोई स्पष्ट लेखक नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे गैप कर दिया गया है। तो क्या है, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है इसमें। महावंश जो तो श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है इसमें। जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। ठीक है, जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास को देखेंगे। अब आपके प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त हो गया है, मध्यकालीन बिहार देखेंगे और उसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार देखेंगे इसी क्रम में। तो चलिए देखते हैं मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार जो था, तुर्क शासन में बिहार के बारे में देखेंगे, सिख धर्म में जानेंगे बिहार में, सल्तनत काल में बिहार कैसा था, मुग़ल काल में बिहार कैसा था और अफ़गान शासन में बिहार। ठीक है, अफ़गान शासन में बिहार की स्थिति और स्थानीय वंश कर्नाट वंश जो था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका तुर्क शासन में बिहार। ठीक है, तुर्क शासन में बिहार की स्थिति जानेंगे। तो देखिए तुर्क शासक जो था आपका बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था तो तुर्क शासक। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार यानी कि बिहार शरीफ की विजय थी। कब? 1198 में। ठीक है, आगे देखेंगे बख्तियार खिलजी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। ठीक है, नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे बहुत ही अपने समय के जाने माने विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें 90 लाख पुस्तकें थी, उनमें आग लगवा दिया था। तो इसीलिए बख्तियार खिलजी का नाम इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया जो कि बंगाल में है पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है। ठीक है, बख्तियार का जो है शव इमादपुर में दफनाया गया था। अब देखेंगे जो स्थानीय वंश था कर्नाट वंश के बारे में जानेंगे। तो मिथिला के कर्नाट वंश, ठीक है, मिथिला में कर्नाट वंश था। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। ठीक है, जब पाल वंश का पतन हो गया तो कर्नाट वंश का उदय हुआ। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्यदेव थे। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाट वंश की राजधानी शिमरावगढ़ थी जो वर्तमान में नेपाल में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, तो देख सकते हैं कर्नाट वंश का जो था संघर्ष सेन वंश से चलता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगुन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मा स्वामी ने की है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। ठीक है, संबंध जो था नजराना एवं भेंट करने तक सीमित था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान कब किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 से 1325 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का जो शासक था कौन था? हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 तक इसने शासन किया। समाज सुधारक भी था। हरि सिंह देव जो था एक समाज सुधारक भी था। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। ठीक है, पंजी प्रबंध का विकास हरि सिंह के समय में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सल्तनत काल में बिहार के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। तो इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण कब हुआ था? तुगलक काल में 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान 1359 ईस्वी के समय बिहार आया। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसे अभिलेखों से पता चलता है कि वह बंगाल अभियान में बिहार आया था। राजगीर में जैन मंदिर है के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बिहार शरीफ का नगर जो था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका है? तो मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाते थे। मलिक
इब्राहिम, इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो मलिक इब्राहिम का मकबरा पहाड़ी पर स्थित है बिहार शरीफ में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 13वीं शताब्दी के मध्य में, 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना थी कौन सी, तबकाते नासिरी, तो उसमें बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अफ़गान में शासन देखेंगे, अफ़गान शासन में बिहार की स्थिति देखेंगे क्या थी, फिर उसी क्रम में शेरशाह सूरी, और इसी क्रम में हम लोग सब कुछ जानेंगे मुग़ल काल में बिहार कैसा था। तो ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे बिहार स्पेशल में। ठीक है, स्पेशली बिहार के लिए ये मेंटेन की गई है बुक, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करें। ठीक है, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये काम आप लोग वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए रेगुलर चैनल पे बने रहें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो एक मिनट का समय निकाल के प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।